तो कल अपन लोगों ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें याद करनी थी, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था, किसने बनाया था? थर्ड लॉ कमीशन ने। थर्ड लॉ कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1861 के अंदर, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो किसने प्रिपेयर किया था? सर जेम्स स्टीफन। सर जेम्स स्टीफन को हम किसी दूसरे रीजन की वजह से भी जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट सबमिट किया था, और फाइनल ड्राफ्ट जब सबमिट किया था तो कब ये एक्ट पास हुआ था? 1872 के अंदर। किसने पास किया था एक्ट? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया के अंदर भी हाउसेज जो है एस्टेब्लिश हो चुके थे और उनके थ्रू बिल पास होते थे। जैसे अपना आईपीसी पास हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे सीपीसी, सीआरपीसी, टीपीए सब उन्होंने ही पास किए थे, ठीक है। ये अपन ने बेसिक चीज देख ली थी। फिर अपन ने देखा था जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसमें से कुछ पार्ट्स हैं जो रिमूव कर दिए गए, ठीक है। कौन से वो पार्ट्स हैं? ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप। और आज के टाइम पर ये जो दोनों पार्ट्स है वो किस नाम से जाने जाते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो ये वो दो पार्ट्स हैं जो रिमूव कर दिए गए थे। और अभी तक आरजेएस के अंदर, मतलब जो करंट में जो सिलेबस चल रहा था उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना होता था, यानी कि जर्नल प्रिंसिपल्स। जर्नल प्रिंसिपल्स कहां से कहां तक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? 1 to 75, ठीक है। तो आपको जर्नल प्रिंसिपल्स पढ़ने होते थे और उसके अलावा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने होते थे, ठीक है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलते थे, जिसके अंदर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट थे? सबसे पहले इंडेमनिटी एंड गारंटी, उसके बाद बेलमेंट, बेलमेंट का पार्ट है प्लेज, उसका एजेंसी, ठीक है, ये हुआ करता था। लेकिन अब क्या हो गया है, जब जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें जो पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से रिमूव कर दिया गया था पहले ही, उस पार्ट को भी काइंड ऑफ ऐड कर दिया गया। और वो पार्ट कौन से? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एज वेल एज पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यानी कि ये दोनों जो एक्ट है आपको पहले नहीं पढ़ने पड़ते थे, अब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो करंटली अपन किस तरीके से चलेंगे? पहले अपन कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे, उसके बाद अपन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या फिर पार्टनरशिप जो भी है वो स्टार्ट करेंगे, यानी कि इन दोनों एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट के बाद अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये अपन ने कल कुछ बेसिक चीज कवर कर ली थी, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने एक्चुअल एक्ट के ऊपर, ठीक है, जो अपन को एक्चुअल में पढ़ना है, समझना है, ये सारी चीजें आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले जब आपको ये एक्ट स्टार्ट करना है, एक्ट का क्या नाम है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, तब तक आप समझोगे कैसे कि इस एक्ट के जो प्रिंसिपल्स है कैसे काम करते हैं, कैसे एप्लीकेबल हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, कब अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है, सबसे बेसिक चीज है, ठीक है। क्योंकि जब अपन ने आईपीसी पढ़ा था सबसे पहले अपन ने समझा था क्राइम क्या होता है, ठीक है। एविडेंस पढ़ा था तब सबसे पहले समझा था एविडेंस क्या होता है। तो उसी तरीके से जब हम अभी पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सबसे पहले अपन क्या समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है, ताकि आपको बेसिक क्लियरिटी रहे और आप कंसेप्ट्स को इजीली समझ पाओ, ठीक है। तो डायरेक्टली बैरेक्ट के ऊपर जंप करने से पहले अपन उसको इजी वे में एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम अपन है ना अलग अलग एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेट्स अज्यूम ए है, ठीक है। उसने अपने फ्रेंड बी को कॉल किया कि मेरा बर्थडे आने वाला है, ठीक है। ए जयपुर में रहता है, ठीक है, और बी कोटा में रहता है। तो उसने बी को कॉल किया कि मेरा बर्थडे आने वाला है, चलो गोवा में सेलिब्रेट करेंगे, तुम जयपुर आ जाओ, ठीक है। बी खुश हो गया। गोवा जाने का प्लान कौन कैंसिल करता है? सॉरी, कौन मना करता है? कैंसिल तो सब करते हैं, मना कोई नहीं करता, ठीक है। तो बी ने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा, और बी स्पेसिफिक टाइम पे जिस दिन ए ने बुलाया था उस दिन बी आ गया। अब जब बी आया तो ए ने बोला यार अब पापा नहीं मान रहे, ठीक है। पहले तो उसने बुला लिया बी को कि तुम आ जाओ और अपन चलेंगे, तो बी ने पूरा कुछ शॉपिंग वगैरह कर ली है, ठीक है।
और टिकट्स वगैरह भी बुक कर लिए। अब जब वो आ गया है तो ए मना कर रहा है कि नहीं, अब पापा नहीं मान रहे, वो बोल रहे हैं गोवा वगैरह नहीं जाना, जो सेलिब्रेट करना है यहाँ पर कर लो। ठीक है, तो अब जब बी के साथ ये सिचुएशन हुई तो क्या बी ए को सू कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, अभी आंसर बस अभी डिस्कस को डिटेल में अपन बाद में करेंगे। अभी आप क्या बोल रहे हो कि ये नहीं कर सकता, यानी कि आपका आंसर क्या है? नो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल। ठीक है, वही ए, ठीक है, इसकी नई नई शादी हुई है। ठीक है, इसने खूब बैचलर लाइफ एंजॉय की है, अब नई नई शादी हो गई है। अब जो पुरानी आदतें इतनी जल्दी छूटती नहीं है ना, तो नई शादी हुई है तो इसके फ्रेंड्स ने कॉल किया कि चलो वीकेंड आ रहा है, पार्टी करेंगे आज। ठीक है, तो इसने वाइफ को बोला अपनी कि ऐसे प्लान बन रहा है तो अब जाना है मुझे। देखो कितनी मुश्किल लाइफ है, शादी से पहले आपको किसकी परमिशन लेनी होती है? पेरेंट्स की। शादी के बाद किसकी लेनी है? वाइफ की। तो अब इसने परमिशन मांगी, वाइफ ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, मेरी साइड से मना है, जाना तो जाओ। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये स्टेटमेंट आ गया तो तुम्हें पता है क्या करना है ना। तो अब ए ने बोला भारी बात हो गई है, फ्रेंड्स ने बोला पार्टी करनी है और अपनी तो आदत है पार्टी करने की वीकेंड को, तो जाना तो है। तो ए ने बोला कि ठीक है तुम मुझे अभी जाने दो, कल मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा। ठीक है, ए ने ये बोल दिया। अब वाइफ ने भी बोला कि चलो ठीक है पार्टी करनी है तो जाना है, ठीक है जाने दो, कल मुझे शॉपिंग करने को मिलेगी। तो वाइफ ने अलाउ कर दिया, यानी कि वाइफ ने बोल दिया कि ठीक है चले जाओ। अब वाइफ ए गया आराम से पार्टी वार्टी करने। अब देखो पार्टी करने से जाने से पहले जोश था कि नहीं पार्टी करनी है, ये करना है वो करना है। पार्टी हो गई, उसका मकसद पूरा हो गया। ठीक है, अब जब वाइफ ने बोला कि चलो शॉपिंग पे चलते, इन्हें मना कर दिया कि नहीं आज मेरा मूड नहीं है, बाद में चल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से उसने मना कर दिया। अब वाइफ को आ गया गुस्सा कि जब पहले आपने मुझे प्रॉमिस किया कि भाई आपको पार्टी में जाने दूं, मैं परमिशन दे दूं, और आप बदले में मुझे क्या करवाओगे? शॉपिंग करवाओगे। तो आपने मुझे प्रॉमिस किया और अब आप क्या कर रहे हो? इस प्रॉमिस को ब्रेक कर रहे हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या ये जो वाइफ है अपने हस्बैंड को सू कर सकती है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं कर सकती। तो आपका आंसर क्या है? नो। ठीक है, तीसरी सिचुएशन। ठीक है, लक्ष्य है, ठीक है, बढ़िया गाड़ी है इसके पास। ठीक है, अब पुरानी हो गई, अब लक्ष्य को आदत है नई नई गाड़ियां चलाने की। ठीक है, तो ये बात प्रतीक को पता है कि भाई लक्ष्य को नई गाड़ी चाहिए होती है और थोड़े टाइम में, तो ये इस गाड़ी को तो सेल आउट करेगा। तो इसने लक्ष्य को ऑफर दिया कि ठीक है मैं तुम्हारी गाड़ी जो है खरीदने को तैयार हूं, कितनी प्राइस है? लक्ष्य ने बोला 2 लाख रुपए। प्रतीक ने बोला चलो ठीक है ना। प्रतीक ने बोला ठीक है मैं तैयार हूं, 2 लाख रुपए मैं मंडे को लाके दे दूंगा। ठीक है, प्रतीक ने बोल दिया। अब जब मंडे को बात आई तो प्रतीक जब पैसे लेके आया तो लक्ष्य ने गाड़ी को सेल आउट करने से मना कर दिया कि नहीं मैं सेल आउट नहीं करूंगा ऐसे। ठीक है, लक्ष्य और प्रतीक के बीच में हुआ ये पूरा ट्रांजैक्शन, और लक्ष्य ने मंडे को गाड़ी को सेल आउट करने से मना कर दिया। तो यहां पर क्या प्रतीक लक्ष्य को सू कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं बना था? अभी देखो अपन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बस ये समझ रहे कि आपको कितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो भी आपने कॉलेज में पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसा तो कोई है नहीं जिसने कॉन्ट्रैक्ट ना पढ़ा हो कॉलेज के अंदर ना। तो अभी कोई ऐसा टेक्निकल आंसर देने की जरूरत नहीं है, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कॉन्ट्रैक्ट की उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो कोई गलत या कोई सही आंसर नहीं है इसका। ठीक है, तो एक आंसर आया कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, वो प्रतीक ने दिया है, और इसकी वजह से जो लक्ष्य वो प्रतीक है उस लक्ष्य को सू कर भी नहीं सकता है। ये प्रतीक का आंसर है। बाकी लोग क्या इस चीज से एग्री कर रहे हैं या फिर कुछ डिफरेंट आंसर देना चाहेंगे? हाँ, नहीं लक्ष्य ने मना किया है, प्रतीक ने मना किया, तो प्रतीक क्यों सू करेगा? प्रतीक तो तैयार है खरीदने को, प्रतीक पैसे भी लेके आ गया 2 लाख रुपए। लक्ष्य ने मना कर दिया मंडे को कि नहीं मैं नहीं सेल आउट कर रहा। तो क्या प्रतीक लक्ष्य को सेल आउट सू कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट?
ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से वो कर सकता है? हिमांशी कर सकता है। कौन कौन है जो मना कर रहा है? मतलब प्रतीक के अलावा सब एग्री कर रहे हैं? ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के आपके पास दो आंसर आए, यस एंड नो। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये तीन जो अपन ने एग्जांपल देखे, अगर इन तीन एग्जांपल को अपन ऊपर ऊपर से देखें, ठीक है, अभी अगेन बिल्कुल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, अगर अपन ऊपर ऊपर से इन कॉन्ट्रैक्ट, इन सारे ट्रांजैक्शंस को देखें तो क्या बात निकल के आ रही है? देखो, एक साइड से कोई ना कोई पार्टी प्रॉमिस कर रही है, ठीक है, दूसरी साइड से वो अपोजिट पार्टी उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रही है, सॉरी एक पार्टी ऑफर कर रही है, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन जब ये सिचुएशन तीनों ही एग्जाम्पल में सेम है और उसके बाद में तीनों एग्जाम्पल में जब अपोजिट पार्टी जिसने एक्चुअल में ऑफर दिया था, ठीक है, जब वो अपना ऑफर परफॉर्म करने से मना कर रही है, तो जब सिचुएशन ये सारी जो इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर कॉमन है, फिर भी आपके आंसर अलग अलग निकल के आ रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के दो में तो चलो कोई डिस्प्यूट नहीं था कि दोनों में आपने मना कर दिया, लेकिन तीसरे वाले में एक आंसर आया नो और बाकी के आंसर आए यस। तो अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल को भी आपस में कंपेयर करो, ठीक है, तब भी आपको क्या चीज समझ में आ रही है, इवन दो सिचुएशन सिमिलर है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन फिर भी आपका आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग के दो में नो आया है और तीसरे में एटलीस्ट कुछ लोगों का यस आया है, ठीक है। तो क्या आ गया है, यहां पे तीसरे एग्जाम्पल के अंदर जो सिचुएशन है चेंज हो गई है, ठीक है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अपन ने देखा ऊपर ऊपर से ये सारे एग्जाम्पल सेम है, ठीक है, सेम सिचुएशन आ रही है, एक साइड से ऑफर आ रहा है, एक साइड से एक्सेप्टेंस आ रही है और एक साइड से फिर वो पार्टी उसको परफॉर्म करने के लिए मना कर रही है। जब ये सारी सिचुएशन सेम है तो उसके बाद भी यहां पर आंसर अलग क्यों आ रहे हैं? तो ये समझने के लिए अब आपको समझने पड़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ कंसेप्ट्स, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखो, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही दोगे डिटेल के साथ जब अपन एक बार ये कंसेप्ट कवर कर लेंगे, ठीक है। याद रहेंगे तीनों इलस्ट्रेशन, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज तो है नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करें अब अपन कि अपना क्या है कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है। जो क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट किया था व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको अपन समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन डायरेक्टली जंप करेंगे सबसे पहले बैरेट के ऊपर। बैरेट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी 2H के अंदर। प्रोविजन 2H के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखने को मिलेगी। बहुत सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन है, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, एक बार रीड करो 2H के अंदर, ठीक है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां पे आपको दो चीज समझ में आ रही है, इस सिंपल सी लाइन के अंदर आपको दो चीज समझाई गई है और वो दो चीज दो टर्म स्पेसिफिकली दी हुई है और वो चीज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट समझना है तो इन दोनों टर्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो दो टर्म क्या है, एन एग्रीमेंट, और दूसरी टर्म है एन एग्रीमेंट एंड सेकेंड टर्म है एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। ये दो टर्म है जिसके ऊपर ये पूरी डेफिनेशन टिकी हुई है। अगर आपको ये दोनों टर्म समझ में आ जाती है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होता क्या है ना। तो जब अपन इन टर्म्स को देखते हैं तो देखो ये वाली जो टर्म है ये स्पेसिफिकली डेफिनेशन क्लॉज के अंदर दी हुई है, ठीक है। ये जो टर्म है ये स्पेसिफिकली डेफिनेशन क्लॉज के अंदर दी हुई है और ये आपको दी हुई है 2E में, ठीक है, सेक्शन 2E जो एग्रीमेंट की बात करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप इसको ढूंढोगे, ठीक है,
जब इस डेफिनेशन को ढूंढने का ट्राई करोगे तो ये चीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं है स्पेसिफिकली, ठीक है, ये नहीं बताया गया है आपको स्पेसिफिकली, ना तो डेफिनेशन क्लॉज में ना किसी भी सेक्शन की आप जो है टर्मिनोलॉजी इस तरीके से नहीं देखोगे दैट व्हाट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, इस तरीके से कोई भी सेक्शन स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है ना। तो यानी कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो टर्म है, इसकी डेफिनेशन आपको ही बनानी पड़ेगी और आपको ही फिर इस टर्म को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब अपन सबसे पहले देखते हैं एन एग्रीमेंट, जिसकी डेफिनेशन आपको 2E में देखने को मिल रही है, तो 2E के अंदर अगेन एग्रीमेंट की बहुत सिंपल सी और छोटी सी डेफिनेशन है। क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। यानी कि कोई भी प्रॉमिस, ठीक है, और सेट ऑफ प्रॉमिस, सॉरी, एंड सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रहे हैं या फिर कंसिडरेशन का पार्ट बन रहे हैं, आप उसको क्या बोलोगे? एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन यहां पे एग्रीमेंट में दी हुई है। तो एग्रीमेंट समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? प्रॉमिस, ठीक है। एग्रीमेंट समझने के लिए क्या समझना है आपको? सबसे पहले प्रॉमिस समझना है। अब अपन चलते हैं कि भाई प्रॉमिस क्या है, ठीक है, क्या कहीं पे अपन को डिफाइंड है या फिर इसको भी अपन को इंटरप्रेट करना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस टर्म, ठीक है। तो जब आप डेफिनेशन क्लॉज देखोगे तो यहां पे आपको प्रॉमिस की डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको देखने को मिलेगी 2B में, ठीक है। प्रॉमिस को कहां डिफाइन किया गया है? 2B में, ठीक है। 2B में इस टर्म को डिफाइन किया गया है। रीड करो एक बार 2B क्या बोलता है। ठीक है, तो ये जो 2 लाइन की जो डेफिनेशन, 2 के 2.5 लाइन की जो डेफिनेशन है, ये पढ़ के आपको एक सिंपल सी चीज समझ में आ रही है। आप सिंपल सी चीज बोल सकते हो, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज इक्वल टू प्रॉमिस, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है यहां पे? प्रॉमिस को किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है? ठीक है, प्रॉमिस क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, ठीक है। जब भी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो आप उसको क्या बोल दोगे? प्रॉमिस बोल दोगे। ये सिंपल सी डेफिनेशन है 2B के अंदर। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? अभी तक समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे आपको एग्रीमेंट समझ, कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए 2 अलग चीजें समझनी है, फिर उन स्पेसिफिक टर्म को भी समझने के लिए आपको अलग अलग चीजों को समझना जरूरी है। तो अभी तक आपके दिमाग में जा रहा है, एग्रीमेंट समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉमिस समझना पड़ेगा। प्रॉमिस समझने के लिए अपन ने देखा कि प्रॉमिस की डेफिनेशन तो 2B में दी हुई है, आपको कहीं जाना ही नहीं है। 2B में क्या दी हुई है? एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज इक्वल टू प्रॉमिस, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया, लेकिन अब हमको ये देखना पड़ेगा व्हाट इज प्रपोजल, है ना। तो एक एक टर्म को देखना पड़ेगा ना अपन को, दैट व्हाट इज प्रपोजल। तो अपन को फिर से देखना पड़ेगा क्या कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है प्रपोजल? बिल्कुल डिफाइंड है। आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको कहां पे मिलेगा? 2A में। यानी कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन क्लॉज के अंदर, वो किसकी है? आपकी प्रपोजल की है, ठीक है। प्रपोजल को ऑफर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी अपन जब पूरा ये पढ़ेंगे तो इंटरचेंजेबली अपन यूज में लेंगे, तो कंफ्यूज मत होना कि प्रपोजल अलग है या ऑफर अलग है, दोनों सेम टर्म है, इनको इंटरचेंजेबली यूज में लेते हैं, ठीक है। तो प्रपोजल की डेफिनेशन आपको कहां देखने को मिलेगी? 2A के अंदर, ठीक है। तो एक बार रीड करो। तो यहां पे सिंपल सी बात क्या बोली जा रही है? व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अनदर पर्सन, ठीक है, दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, ठीक है।
अब ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज लग रही है, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा लग रहा है कि यार क्या लिख दिया ये, तो अपन इसको अपनी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं, उसके बाद आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे, और जब आप कोई एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे तो आप अपने खुद से ही इस डेफिनेशन को फ्रेम कर पाओगे, है ना। तो यहां पे अभी तक जितना अपन ने देखा, तो आपको यह समझ में आया होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक पहाड़ है तो आपको उसमें चढ़ने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, प्रपोजल, ठीक है। जैसे एवरेस्ट है तो एवरेस्ट की समिट तो टॉप पर है, लेकिन वहां पे जाने के लिए पहले आपको बेस कैंप में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट में जाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नाम का जो पहाड़ है वो क्लियर करना है, तो सबसे पहले आपका बेस क्या है, दैट व्हाट इज प्रपोजल, ठीक है, व्हाट इज ऑफर। तो आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी दैट व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज प्रपोजल, कौन सा ट्रांजैक्शन आप ऑफर मानोगे और कौन सा ट्रांजैक्शन ऑफर नहीं मानोगे, ठीक है। तो ये समझने के लिए अपन डेफिनेशन को छोड़ के सबसे पहले अपन वही जाते हैं अपने इलस्ट्रेशन के पास, ठीक है। इलस्ट्रेशन समझ में आ गया तो आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है। ए और बी, ठीक है। पहला इलस्ट्रेशन तो अपन सिंपल सा जो अभी तक अपन ले रहे थे वही लेके चलते, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल गया शोरूम वालों के पास कि मुझे कार खरीदनी है, ए गया बी के पास, बी का शोरूम है, ठीक है, बी के पास गया मुझे कार खरीदनी है, ठीक है, i10 गया हुंडई वालों के पास मुझे कार खरीदनी है, i10 खरीदनी है, उन्होंने बोला ठीक है सर खरीद लो, ये इसकी प्राइस है, उसने बोला ठीक है, ये पकड़ो चेक और मुझे कार डिलीवर कर दो, उन्होंने बोला ठीक है ये लो सर कार। तो यहां पे क्या हो रहा है, ए जब बी के पास गया और उसने क्या बोला, ठीक है, ये उसने स्टेटमेंट दिया आई वॉन्ट टू परचेज i10 कार, ठीक है, ये स्टेटमेंट उसने उसे दिया। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद अपन सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, वही ए और बी, ठीक है, ए और बी है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ए जो है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको ये मकान बना के दूंगा, ठीक है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बी ने बोला ठीक है, ये प्राइस दोनों ने म्यूचुअली एग्री कर लिया कि ठीक है कितना उसको पैसा मिलने वाला है को, और ए ने एट द सेम टाइम डेडलाइन दे दी कि मैं आपको 12 महीने में, फॉर एग्जांपल आज का डेट हो गई है 6 हो गई है 6 मार्च, तो 6 मार्च को उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर अंदर आपको बना के दे दूंगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2026, और डेट क्या हो जाएगी आपकी 5th, क्योंकि 6 को तो न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा इनकी ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो यानी कि ए को क्या करना था, 5 मार्च 2026 से पहले पहले वो जो कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट करना था, ठीक है, लेकिन ए जो है कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाया, ठीक है। अब ए को ये डर था कि बी मुझे सू कर देगा, ठीक है, ए को ये डर था कि बी मुझे सू कर देगा, तो ए ने उसको बोला कि भाई आप मुझे सू मत करो, ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ तक आप मुझे सू मत करो, और अगर आप मुझे ये एक्स्ट्रा टाइम देते हो कंप्लीट करने के लिए, तो जो हमारी एक्चुअल में एग्रीड प्राइस थी जो आप मुझे पे करोगे, मैं उसमें 10% का रिडक्शन ले लूंगा, ठीक है। ए ने क्या ऑफर किया कि आप मुझे नेक्स्ट 6 मंथ तक सू मत करो, और अगर आप ऐसा करते हो, यानी कि मेरा जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तो मैं आपको अपना जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन की जो प्राइस थी उसमें कितना रिडक्शन दूंगा, 10%, ठीक है। और ये बात बी ने मान ली और उसने उससे सू नहीं किया। तो यहां पे ए ने क्या बोला उसको, ठीक है, डोंट सू मी, उसने उसको ये बोला। तो ये अपने दोनों स्टेटमेंट निकल के आ गए, ठीक है। यहां पर इस ट्रांजैक्शन में जब ए बी के पास गया तो उसने अपनी विलिंगनेस दिखाई, दोनों ही ट्रांजैक्शन में दोनों ही पार्टीज कुछ ना कुछ विलिंगनेस दिखा रही है, ठीक है। यहां पे ए क्या चाहता है, कार खरीदना, यहां पे ए क्या चाहता है कि उसे सू नहीं किया जाए, ठीक है। तो दोनों ही जगह
जो पार्टी है जो आगे से बढ़ के आई है उसकी कुछ ना कुछ विलिंगनेस है, ठीक है। यहां पे विलिंगनेस क्या है? टू डू समथिंग। यहां पे विलिंगनेस क्या है? टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। यहां पे क्या है? ए क्या चाहता है कि बी उसे क्या कर दे? कार डिलीवर कर दे। तो यानी कि वो बी से क्या चाहता है कि बी कुछ काम करे, ठीक है। चीज क्लियर है ये? और यहां पे जब ए बी के पास गया तो बी क्या चाहता है कि वो कुछ काम ना करे। ए यही तो चाहता है ना कि डोंट सू मी, तो यानी कि बी कुछ काम ना करे, ये ए चाहता है। तो पहले ट्रांजैक्शन में ई वॉन्ट्स बी टू डू समथिंग, एंड द सेकेंड ट्रांजैक्शन ए वॉन्ट्स बी टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। चीज क्लियर है? लक्ष्य समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई है कि एक जगह आप क्या कर रहे हो? सामने वाली पार्टी से चाहते हो कि वो कुछ काम करे, और दूसरे ट्रांजैक्शन में आप चाहते हो कि वो काम ना करे। और ये करने के लिए आप क्या कर रहे हो? जब क्या कर रहे हो? स्टेटमेंट दे रहे हो। उसको स्टेटमेंट दे रहे हो। आपने ए ने बी के पास जाके स्टेटमेंट दिया, आई वॉन्ट टू परचेज I-10 कार, और यहां पे क्या दिया? डोंट सू मी। तो ये स्टेटमेंट देने का अल्टीमेट पर्पस क्या है? कि यहां पे अपोजिट पार्टी की असेंट लेना, ठीक है। जस्ट स्टेटमेंट देने से तो बात खत्म नहीं हो जाएगी, है ना। अल्टीमेट पर्पस क्या है यहां पे ए का? कि सामने वाली पार्टी उसे वो जो भी चाहता है वो करने के लिए असेंट दे। चीज समझ में आ गई? कि यहां पे जब ए गया और जाके उसने बोला कि मुझे कार चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कि वो जाके बोलेगा कार चाहिए, उसका काम खत्म हो गया। सिर्फ ये बोलने तो गया नहीं था वो। अल्टीमेटली उसका पर्पस क्या था? कि बी असेंट दे और मुझे अपनी कार डिलीवर कर दे। और एट द सेम टाइम जब ए यहां पर बी के पास गया है, तो ए किस पर्पस के साथ गया है? अल्टीमेट पर्पस क्या है? कि बी अपनी असेंट दे दे कि चलो ठीक है मैं तुम्हें सू नहीं करूंगा। अल्टीमेट पर्पस यही है इसमें, ठीक है। तो अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई दैट अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट। अगर अपन इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे, जैसे यहां पे तो क्या लिखा हुआ है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। तो ये जो सिग्निफाई कर रहा है, क्या कर रहा है? स्टेटमेंट के थ्रू ही तो कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप अगर इसको याद करना चाहो, वैसे तो आपको एग्जाम के अंदर एज इट इज ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर समझना चाहो तो क्या है? व्हेन अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट टू अनदर पर्सन with the intention to get his क्या? assent for the particular act। वो act क्या है? to do something और to abstain from doing something। तो ये क्या हो गया? आपका प्रॉमिस। और इसी चीज को अगर आप टेक्निकल टर्म में याद करोगे तो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सेंटेंस की जगह आपको क्या करना है जो यहां पे यूज में लिए गए? व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do something or abstain from doing something with the intention of obtaining assent, his assent, तो क्या माना जाएगा? प्रपोजल, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इलस्ट्रेशन के थ्रू याद रहेगी कि यहां पे आप उसे किस लिए सिग्निफाई कर रहे हो? अपनी विलिंगनेस कि भाई सामने वाला परमिशन दे या तो कुछ करने की या फिर कुछ नहीं करने की। और जब वो परमिशन दे देगा, ठीक है, जब उसने परमिशन दे दी, अगर उसने परमिशन दे दी तो उसने क्या किया? बेसिकली उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और जब वो प्रपोजल उसने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया? प्रॉमिस, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई है आपको कि किस तरीके से प्रॉमिस बना? कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के पास गई है, ठीक है, टू ऑब्टेन हिज असेंट टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे? प्रपोजल बोलोगे या ऑफर बोलोगे। और जब ये वाली जो ऑफर है, प्रपोजल है, सामने वाली पार्टी जिसको कम्युनिकेट किया गया है, जब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगी तो इसको क्या माना जाएगा? फिर प्रॉमिस माना जाएगा। तो प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा पहला स्टेप था, जो हमको पहाड़ चढ़ना है, उसमें जो पहला स्टेप था कि आपको समझना पड़ेगा कि प्रपोजल क्या होता है, तो वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। और जब प्रपोजल समझ में आया, प्रपोजल के साथ प्रॉमिस भी समझ में आ गया, क्योंकि प्रॉमिस में कुछ और दूसरी चीज तो है नहीं। जैसे ही उसने अपनी असेंट दी वैसे वो प्रॉमिस किस में कन्वर्ट हो गया? सॉरी, प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो गया? प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया,
ठीक है, तो प्रॉमिस की एज सच कोई डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रपोजल की डेफिनेशन याद है तो प्रॉमिस की डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि प्रॉमिस के अंदर सिंपल सी बात क्या लिखी हुई है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रॉमिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चीज क्लियर है। तो यहां पे अगर आप इस डेफिनेशन को, प्रपोजल की डेफिनेशन को अगर ब्रेक डाउन करना चाहो तो किस तरीके से करोगे? ये आपके वन लाइनर में नहीं बना हुआ है तो उसको बना लेना। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उन्हें विजिबल है क्या, एक बार देख लो एक बार। ठीक है, बना लिया चार्ट। ओके, तो यहां पे आपको इस चार्ट को अगर समझ में आपको ये चार्ट आ गया तो फिर डेफिनेशन भी आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा ब्रेक डाउन करोगे तो अब आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें याद रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले कि कोई इंडिविजुअली करेगा। ठीक है, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, वन पर्सन टू अनदर, यानी कि सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगी, दो पार्टीज होंगी। कभी भी वन वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। वन वे प्यार हो सकता है लेकिन वन वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से पार्टी लगेगी। ठीक है, चीज समझ में आ गई है। और जब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को सिग्निफाई किया है, क्या सिग्निफाई किया है, हिज विलिंगनेस, कि भाई मैं कुछ करना चाह रहा हूं। ठीक है, क्या करना चाह रहा हूं, या तो मैं कोई काम करूं या फिर कोई काम ना किया जाए। ठीक है, क्या चाह रहा है वो, या तो कोई काम किया जाए या फिर कोई काम ना किया जाए। ठीक है, और ये जब वो अपनी विलिंगनेस सामने वाले को शो कर रहा है तो किस इंटेंशन के साथ कर रहा है, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पर्सन। ठीक है, कि सामने वाला जो इंडिविजुअल है वो मुझे अपनी असेंट दे, आप परमिशन दो, बाकी तो हम कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इस इंटेंशन के साथ अपनी विलिंगनेस उसे बता रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
प्रपोजल के अंदर चला जाएगा, और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रॉमिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इजीली दिमाग में आ गया। अब जब अपन यहां पे बात करते हैं इस डेफिनेशन की, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, सिग्निफाइज। ठीक है, सिग्निफाइज। अब कैसे सिग्निफाई करेगा अपनी विलिंगनेस, ठीक है, कोई तो तरीका होगा जिसके थ्रू बताएगा। जस्ट बिकॉज मैंने अपने मन में सोच लिया कि यार लक्ष्य की गाड़ी जो अच्छी है, काश ये मुझे बेच दे, ठीक है, जस्ट बिकॉज मैंने अपने मन में सोच लिया है, तो क्या ये प्रपोजल का पार्ट बन गया है? नहीं बना ना, क्योंकि ये बात अभी तक लक्ष्य तक गई नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिकेट करना भी तो जरूरी है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक क्या वो जो आपका थॉट है, क्या वो प्रपोजल में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि आपके लिए क्या जरूरी है, किसी भी थॉट को, आपकी जो विलिंगनेस है, ठीक है, मन में तो मैं चाह रहा हूं ये करना, आपकी विलिंगनेस को अगर आपको प्रपोजल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन देयर कैन नॉट बी अ प्रपोजल। ठीक है, तो आपके लिए कम्युनिकेशन मस्ट है। अब वो कम्युनिकेशन क्या होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए भी आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 3 के अंदर आपको क्लियरली डिफाइंड है कि कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, रीड करो एक बार सेक्शन 3। यहां पे क्या बोल दिया है कि आप किस तरीके से इसको कम्युनिकेट कर रहे हो, एक्ट या फिर ओमिशन के साथ। किसी भी एक्ट या ओमिशन के थ्रू, और जहां पे आपकी इंटेंशन है कि मैं उस एक्ट या ओमिशन से क्या करना चाहता हूं, अपनी चीज को कम्युनिकेट करना चाहता हूं। ठीक है, तो वहां पे वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में किसका पार्ट बन जाएगा, कम्युनिकेशन का। तो यहां पे जब आपको ये बोल दिया गया कि आपकी इंटेंशन है कि आप उस एक्ट या ओमिशन के थ्रू अपनी चीज कम्युनिकेट करो, तो उससे क्या चीज निकल के आ रही है कि जो आपका एक्ट है वो क्या हो सकता है, ठीक है, ये दो चीज तो बेसिक से क्लियर है कि आपका जो एक्ट होगा वो क्या होगा, ओरल हो सकता है या फिर राइटिंग में हो सकता है, या फिर इसके अलावा और कैसे हो सकता है, वो कंडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली आप अपने प्रपोजल को 3 तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, सबसे पहले ओरल। ठीक है, यानी कि मैंने बोल के वो काम किया है। जैसे कि मैंने लक्ष्य को बोला कि मुझे तुम्हारी कार खरीदनी है, मैं 2 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरी साइड से प्रपोजल हो गया, ओरली मैंने कम्युनिकेट कर दिया लक्ष्य को। ठीक है, ये क्या हो गया, ओरल। और वहीं पे अगर यही चीज मैंने टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी भी वे में अगर भेजी होती, तो वो किसका पार्ट बन जाता, फिर राइटिंग का, कि मैंने रिटर्न में अपना जो है कम्युनिकेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, और कंडक्ट के थ्रू कैसे हो सकता है, कंडक्ट के थ्रू कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग अभी यहां पर हो, फॉर एग्जांपल अभी 5th ईयर चल रहा होता आपका, तो यहां से होने के बाद आपको क्लास लेने जाना पड़ता आरयू में। ठीक है, तो लेट सपोज चलो टेस्ट देने जाना होता, वो तो जाना ही पड़ता, उसके लिए तो मना नहीं कर सकते, क्लास तो चलो स्किप कर दी, टेस्ट देने जाना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, बाहर निकले, कॉलोनी से बाहर निकले, ई रिक्शा जा रहा था जेलेन रोड से, आप उसमें बैठ गए। ठीक है, ना उसने कुछ बोला ना आपने कुछ बोला। ठीक है, आप बैठ गए उस ई रिक्शा में। अब जैसे आरयू आया, आपने बोला भैया रोक दो, ठीक है, उसने ई रिक्शा रोक दिया, उसने आपसे पैसे मांगे कि 20 रुपए हो गए, 20 रुपए दो। आप बोल रहे हो कि नहीं मैं पैसे किस बात के दो, अपनी तो कुछ बात ही नहीं हुई है ना। आपने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं मैं पैसे क्यों दूं, हमारी तो कुछ बात हुई नहीं, आपको तो रिक्शा जा रहा था, मैं उसके अंदर बैठ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या कोई कम्युनिकेशन हुआ है, प्रपोजल का कोई कम्युनिकेशन हुआ है, क्यों नहीं हुआ है प्रपोजल,
ऑब्वियसली अपन, मैं स्पेसिफिकली ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि ओरल में बताओ राइटिंग में बताओ। सिंपल सी बात है, क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ है आपके प्रपोजल का? बिल्कुल हुआ है। जब आप उस रिक्शा में बैठे और आपने ना कुछ बोला ना उसने कुछ बोला, तो राइटिंग वाला और ओरल वाला तो पार्ट हट गया। लेकिन जैसे ही आप उस रिक्शा के अंदर बैठे, तो क्या यहाँ पे आपने अपनी विलिंगनेस बताई कि भैया मुझे बैठने दो और आप मुझे आगे छोड़ देना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपने अपनी विलिंगनेस बताई है कि आप मुझे वहां पर छोड़ दो। तो जैसे ही आप उस ऑटो रिक्शा में बैठे, चाहे आपने उससे कम्युनिकेट किया है या फिर नहीं किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके कंडक्ट ने शो कर दिया है कि आप जब उस ई रिक्शा में बैठ रहे हो तो आप उसको उसका जो फेयर है जो मांगेगा वो आप दोगे। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। अब दूसरी चीज, जो चीज बहुत बार कई लोगों के साथ हो जाती है गलती से, ठीक है, ना चाहते हुए भी, थोड़े भोले रह जाते हो इंसान। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम करवाना है, ठीक है, आपने कॉल कर दिया इलेक्ट्रिशियन को, ठीक है, वो आ गया, उसने बोला कि अच्छा अच्छा ठीक है ये लाइट चेंज करनी है, यहाँ पे वायरिंग होगी, ये होगा वो होगा। आपने बोला ठीक है। अब आपने उसे ये नहीं पूछा कि आप चार्ज कितना करोगे, ठीक है, आपके दिमाग में था कि नॉर्मल चार्ज चलता है 100 रुपए 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए ले लेंगे वो, ठीक है। आपने ये चीज कम्युनिकेट ही नहीं की, ठीक है, आपने काम करवा लिया। अब जब काम खत्म हुआ, उसने बोला सर जो मेरी फीस हो तो 400 रुपए, ठीक है, तो क्या अब आप बोलोगे कि नहीं मैं 400 रुपए नहीं दूंगा? नहीं बोल सकते ना, या बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? पहले आपने एक्सप्रेसली कम्युनिकेट किया नहीं है, ठीक है। जब आपने कोई ओरल या रिटर्न में कम्युनिकेट किया ही नहीं कि इतनी फीस चार्ज करनी, तो आपने अपने बाय कंडक्ट क्या शो कर दिया कि आपकी जो फीस होगी हम दे देंगे, ठीक है। तो आपने अपनी यहाँ पे विलिंगनेस बता दी कि भाई आप काम कर लो, यहाँ पे आके जब आप काम करोगे तो आपका जो भी चार्ज होगा हम देंगे, है ना। तो आपने यहाँ पे बाय कंडक्ट अपनी विलिंगनेस क्या कर दिए, शो कर दिए। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये प्रपोजल हो गया। और जब उसने वो काम करना चालू किया, आपके घर में आके जब उसने काम करना चालू किया, तो उसने क्या किया, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो वहां पे भी क्या उसने ओरली बोला कि हाँ मैं काम करने को तैयार। उसने तो क्या बोला, सर ये चीजें लानी, आपने बोला ठीक है लाके लगा दो। उसने कुछ नहीं बोला, उसने लाके लगा दी, ठीक है। तो यहां पे उसने हमने कंडक्ट के थ्रू शो कर दिया, ठीक है। उसने भी कंडक्ट के थ्रू आपकी जो है प्रपोजल उसको एक्सेप्ट कर लिया, और आपने भी अपने कंडक्ट के थ्रू ये प्रपोजल दिया कि आप जो भी काम करोगे, आपकी जो भी फीस होगी हम देने को तैयार हैं, है ना। तो यहां पे क्या हो जाता है, ये कंडक्ट के थ्रू आप किसी भी चीज को जब कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, तो वो भी किसका पार्ट बन जाती है, प्रपोजल का, ठीक है। चीज समझ में आ गई है। तो यानी कि आप कम्युनिकेट तीन तरीके से कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो? ओरल, राइटिंग और थ्रू कंडक्ट। तो ये क्या हो गया, आपका प्रपोजल का पार्ट बन गया। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। और यहीं से चीज निकल के आती है आपकी इंप्लाइड और एक्सप्रेस, ठीक है। ये दोनों टर्म ऐसी है जो आपने रिपीटेडली बहुत जगह पढ़ी है, ठीक है। इंप्लाइडली और एक्सप्रेसली, इनको मैं अगर जनरल टर्म में बताऊं तो एक्सप्रेसली तो क्या है, जब आपने एक्चुअल में चीज बोली है या एक्चुअल में वो चीज शो की है, ठीक है। और इंप्लाइडली क्या है कि जब आपने एक्चुअल में चीज बोली तो नहीं है, लेकिन आपके एक्शन के थ्रू वो चीज जो आप इंटरप्रेट कर सकते हो, कोई दूसरी पार्टी उस चीज को इंटरप्रेट कर सकती है, ठीक है। तो जब आप लोग ऑटो रिक्शा के अंदर बैठे आरयू जाने के लिए, तो आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन आपने क्या किया, आपने कंडक्ट के थ्रू शो किया ऑटो रिक्शा वाले को कि भाई मैं जाना चाह रहा हूं, आप मुझे छोड़ो। तो यहां पे एक्सप्रेसली आपने कम्युनिकेट किया, इंप्लाइडली किया, इंप्लाइडली, ठीक है। एक्सप्रेस तो नहीं था ये। अगर आप ऑटो रिक्शा वाले को बोलते कि आप मुझे आरयू पे ड्रॉप करो, तो ये क्या होता, एक्सप्रेस। लेकिन आपने कुछ बोला नहीं, आप बैठ गए, तो ये क्या हो गया, इंप्लाइडली। और इस चीज को फर्दर क्लियरिफाई करने के लिए आपके पास है सेक्शन नंबर 9, ठीक है। सेक्शन नंबर 9 में क्लियरली चीज मेंशन्ड है। ओपन करो सेक्शन नंबर 9। Promise express and implied. Insofar as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed. Insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than word in words, the promise is
ठीक है, तो क्लियरली बोला जा रहा है कि चाहे आप प्रपोजल दे रहे हो या उस प्रपोजल के एक्सेप्टेंस, प्रपोजल की जैसे एक्सेप्टेंस होगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉमिस में। तो यानी कि आप जो प्रपोजल है उसको अगर आप वर्ड्स के थ्रू बोल के बता रहे हो तो क्या हो गया वो एक्सप्रेसली, ठीक है। और वहीं पर वर्ड्स के अलावा आप किसी और तरीके से बता रहे हो तो वो क्या हो गया है इंप्लाइडली, और वर्ड्स के अलावा दूसरा तरीका क्या हो गया, ऑब्वियसली बातें थ्रू कंडक्ट, ठीक है। तो आप कंडक्ट के थ्रू कोई भी चीज बता रहे हो तो वो क्या हो गई, ये इंप्लाइड प्रपोजल हो गया। और अगर आपने उसको कंडक्ट के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हो गया, वो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिर प्रॉमिस के अंदर हो जाएगा, ठीक है। चीज समझ में आ गई है, यानी कि आप प्रपोजल को एक्सप्रेसली भी कर सकते हो, यानी किसी पार्टी को एक्सप्रेसली भी बता सकते हो या फिर इंप्लाइडली बता सकते हो। एंड एट द सेम टाइम आप जो एक्सेप्टेंस है वो भी क्या कर सकते हो, एक्सप्रेसली कर सकते हो या फिर इंप्लाइडली कर सकते हो, ठीक है। एक्सेप्टेंस आप इंप्लाइडली कैसे करोगे, जैसे भाई अपन लक्ष्य की गाड़ी को आज बेच के ही मानेंगे, ठीक है। ए ने लक्ष्य को बोला कि मुझे तुम्हारी गाड़ी पसंद है, मुझे ये गाड़ी 2 लाख में बेच दो, ठीक है, मैं अभी के अभी पैसा देने को तैयार हूं। लक्ष्य ने बात सुनी और चाबी उसके हाथ में पकड़ा दी, उसने कुछ बोला ही नहीं। तो यहां पर क्या जो लक्ष्य ने काम किया है ये उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी है उस ऑफर को। जब सामने वाली पार्टी ने लक्ष्य को बोला कि मैं 2 लाख में गाड़ी खरीदने को तैयार हूं, ये लो 2 लाख रुपए, और लक्ष्य ने वो चाबी उसको हाथ में पकड़ा दी, तो लक्ष्य ने क्या यहां पर अपनी जो कंसेंट है, जो असेंट जो सामने वाली पार्टी चाह रही थी वो दे दी है। लेकिन उसने क्या वर्ड्स के थ्रू दिए, नहीं, उसने कैसे दिए, कंडक्ट के थ्रू दिए। तो वो क्या हो जाएगा, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। और जैसे वो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हुई तो जो अब वो पूरा ट्रांजैक्शन था वो प्रपोजल से किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रॉमिस के अंदर हो गया है, ठीक है। तो यानी कि आप प्रपोजल एज वेल एक्सेप्टेंस दोनों ही किस तरीके से कर सकते हो, एक्सप्रेसली एज वेल एज इंप्लाइडली, ठीक है। चीज क्लियर है ये, कोई भी डाउट किसी को इसके अंदर कि किस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, किस तरीके से ऑफर बना सकते हो, ठीक है। नाउ लेट सपोज, इतना क्लियर हो रहा है अभी तक, ठीक है। लेट सपोज ए ने लक्ष्य को कॉल किया, ठीक है, कॉल किया कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदने को तैयार हूं, ठीक है, तुम इसकी जो मिनिमम वैल्यू है जिस पे तुम इसे बेचने को तैयार हो सकते हो वो मुझे वैल्यू बताओ, ठीक है। क्या बोला इन्हें लक्ष्य को कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदने को तैयार हूं, इस गाड़ी को तुम किस मिनिमम वैल्यू पे बेचने के लिए एग्री कर जाओगे वो वैल्यू तुम मुझे बताओ। लक्ष्य ने बिना कुछ बोले, मतलब बिना कुछ डिटेल बताए क्या बोल दिया कि मैं इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2.5 लाख रुपए, ठीक है। लक्ष्य ने क्या बोला कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, 2.5 लाख रुपए, इससे नीचे मैं इसकी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। लक्ष्य ने स्टेटमेंट दे दिया। ए को लगा यार तो बहुत अच्छी डील मिल रही है, मैं तो इसको 3-4 लाख तक मान के चल रहा था, तो 2.5 लाख में देने को तैयार हो रहा है। तो उसने कुछ नहीं सोचा, 2.5 लाख रुपए का चेक काटा और लक्ष्य को भिजवा दिया कि लो 2.5 लाख रुपए और ये गाड़ी आज से मेरी, है ना। ये उसने कर दिया। अब लक्ष्य ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं कर रहा सेल। तो यहां पे जब पार्टी नाराज होगी, ये तो बोलेगा यार तुमने बोला था कि तुम 2.5 लाख रुपए जो उसकी मिनिमम वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो, मैं 2.5 लाख रुपए दे रहा हूं, तो मैंने ऑफर किया, तुमने एक्सेप्ट किया, अब तुम मना कर रहे हो तो मैं तुम्हें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू करूंगा। चीज समझ में आ रही है कि ए ने क्या बोला, मैंने ऑफर किया, तुमने उसे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट कब किया, जब तुमने ये बोला, उसकी मिनिमम वैल्यू जब कोट करके मुझे दी तो तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और जब तुमने ऑफर एक्सेप्ट किया तो मैंने उसके फर्दरेंस में क्या किया, चेक काट के दे दिया। तो जब मैंने चेक काट के आपको दिया तो आपने क्या कर दिया, जब मैंने चेक काटा वहां से अपना जो पूरा ट्रांजैक्शन था मेरी साइड से कंप्लीट हो चुका है, अब आपको मुझे गाड़ी डिलीवर करनी चाहिए, और नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर दूंगा, ठीक है। यहां पे अब लक्ष्य बोलेगा, एक ही तो रास्ता है इसके पास कि यहां पे कभी ऑफर था ही नहीं और ना ही मैंने कभी कोई ऑफर एक्सेप्ट किया। श्रुति आ रही, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है अभी, ठीक है, लेकिन चलो सबके साथ। तो यहां पे
जब लक्ष्य ने यहाँ पे डिफेंस लिया कि यहाँ पे सर कोई ऑफर हुआ ही नहीं है ना, और जब कोई ऑफर हुआ ही नहीं है तो मेरी साइड से एक्सेप्टेंस गई नहीं है, और जब एक्सेप्टेंस ही नहीं गई है तो यहाँ पे कोई प्रॉमिस हुआ नहीं है, और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात तो अलग है, वहां तो हम जा ही नहीं रहे। तो जो बेसिक है, जब आपके पूरे ट्रांजैक्शन का, पूरी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट, एक पूरी बिल्डिंग है पहाड़ मान के चलो, जब उसका बेस ही नहीं है तो क्या वो बिल्डिंग खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। और किस कॉन्ट्रैक्ट नाम की बिल्डिंग का बेस क्या है? प्रपोजल। तो जब वहां पे प्रपोजल ही नहीं है तो फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? लक्ष्य ने आर्गुमेंट दिया। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या यहां पर जब ए ने लक्ष्य को वो कॉल किया कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदने को तैयार हूं, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो जब उसने ये चीज लक्ष्य को बोली, क्या वो उसने ऑफर दिया या फिर नहीं दिया? क्योंकि लक्ष्य ने जो स्टेटमेंट दिया वो एक्सेप्टेंस थी या नहीं थी, वो तो इस चीज पे डिपेंड करेगा ना कि वो जो इनिशियली उसने बात बोली वो ऑफर था या फिर नहीं था। अगर इनिशियल स्टेटमेंट जो ए ने दिया है वही ऑफर नहीं है तो लक्ष्य कुछ भी बोले वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी, है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है कि क्या सबसे पहले वहां पे ऑफर था, और अगर ऑफर था तो क्या उसको एक्सेप्ट किया गया नहीं किया गया। तो एक्सेप्टेंस में जंप करने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि क्या वहां पर एक ऑफर था या फिर नहीं था। तो आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या वहां पर ऑफर था या फिर नहीं था। और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं थोड़ी सी आप टेक्निकल डेफिनेशन, वो सॉरी टेक्निकल आंसर दे पाओ रादर देन जस्ट लॉजिकल आंसर के साथ। ए ने लक्ष्य को बोला, आई वॉन्ट टू परचेज योर कार, वॉट वुड बी द मिनिमम वैल्यू विच यू विल एक्सेप्ट एज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कार। आपको कोई जजमेंट याद हो उसकी हेल्प, चलो जजमेंट तक तो छोड़ो, डायरेक्ट की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आपको कॉमन सेंस के थ्रू आंसर आ रहा है तो उसको थोड़ी लीगल लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो, लेकिन एकदम से ब्लंट आंसर मत देना कि सर होगा नहीं होगा ये होगा, थोड़ा सा लॉजिक के साथ जैसा आप एक्चुअल में आंसर राइटिंग में करने वाले हो। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो भी टाइप करके बता सकते हैं कि इसका आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। इतना तो टाइम लगना नहीं चाहिए, डिसाइड कर लिया, ठीक है, बताओ प्रतीक। सर मेरे हिसाब से तो ऑफर होगा ही। ठीक है, ऑफर होगा, क्यों होगा? सर जो इसकी डेफिनेशन है हम्म 2A के अंदर, हम्म एनी पर्सन सिग्निफाइंग हिज एसेंट हम्म विलिंगनेस हम्म टू डू एनीथिंग और हम्म, फ्रॉम एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है। तो सर उसकी उसने बोला आई वांट टू परचेज, हम्म तो सर वो अपनी विलिंगनेस दिखाई रहा है कि मेरे को परचेज करनी है आपकी कार। हम्म तो सर ये इसके ambit के हम्म अंदर तो आना चाहिए। प्रपोजल आपने बोला था, हम्म प्रपोजल है हम्म नहीं, हम्म तो प्रपोजल तो एक है, हम्म, उसके बाद ही आगे की लायबिलिटी डिसाइड होगी जो भी, तो प्रपोजल तो है ही। ठीक है। प्रपोजल में जाना हम्म, सर आपने यही पूछा, हाँ प्रपोजल हाँ, प्रपोजल और क्योंकि पूरा बेसिस पे टिका हुआ है, प्रपोजल है या फिर नहीं है। सेट किया वांट टू परचेज। हाँ हाँ, और अगर ये भी बता पाओ कि एक्सेप्टेंस है या नहीं तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन पहले तो प्रपोजल पे आओ कि क्या यहाँ पर ये प्रपोजल था या फिर नहीं था। ठीक है, सर आप एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हो ना? चलो पहले असेंट वो कर लेते हैं, प्रपोजल है फिर नहीं है। सृष्टि, सर होगा प्रपोजल, ये जो एक
हम्म, ठीक है, क्यों नहीं लग रहा? हम्म, ठीक है, आगे तो बोलो। हाँ, हम्म, 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 हाँ तो प्रपोजल का ही पार्ट है जो वो बता रहा है, विलिंगनेस सर ये तो मतलब पूरी डेफिनेशन कवर करनी है ना, फर्स्ट पार्ट पे आके थोड़ी ना रुक जाओगे। इसके अंदर इसमें बोला चलो अभी वो करेंगे, अभी इसको अभिषेक कम। पहले वो हाइलात में एड जैसा कि जो भी तुम मिनिमम प्राइस बताओ हम्म, उसमें एड हम्म, तब से प्रपोजल होता है। ठीक है, और कोई? राजकुमार, तुम बोलो प्रपोजल तो है, एक्सेप्टेंस नहीं है। चलो एक्सेप्टेंस वाला काम बाद में करेंगे, प्रपोजल। ओके, हिमांशु ने बोला है प्रपोजल है, कैन गिवन बाय एनी पर्सन, ठीक है, ये प्रपोजल कोस ठीक है। माधवी आपका आंसर काइंड ऑफ सही है, थोड़ा सा राइटिंग मतलब जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो देखना उसका। देखो यहां पे आप लोगों ने क्या किया, डेफिनेशन उठाई, इसका फर्स्ट पार्ट पकड़ा और वहां पे काम खत्म कर दिया। पूरी डेफिनेशन पढ़नी और जो अभिषेक बात बोला एकदम करेक्ट है। कैसे? यहां पे आपने क्या देखा, कंप्लीट स्टेटमेंट को तो नहीं देखा। सबसे पहली गलती आप लोगों ने ये की, उसने क्या बोला, आई वॉन्ट टू परचेज योर कार, वॉट वुड बी द मिनिमम प्राइस। ठीक है, तो यहां पे उसने ये तो दिखा दी उसकी विलिंगनेस कि चलो मैं खरीदने को तैयार हूं, लेकिन क्या यहां पे जब उसने विलिंगनेस दिखाई है तो उसकी इंटेंशन क्या है? सेकेंड पार्ट डेफिनेशन का यही तो बोलता है ना कि इंटेंशन क्या है, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो यहां पे जब ए ने लक्ष्य से पूछा कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं, मिनिमम प्राइस क्या है, तो उसने उससे अभी प्राइस की इंक्वायरी की है, उसने विलिंगनेस तो दिखा दी है कि मैं खरीदना चाह रहा हूं, लेकिन क्या यहां पर उसकी जो विलिंगनेस है जब उसने कम्युनिकेट की, किस इंटेंशन के साथ की है? क्या ये इंटेंशन के साथ कि वो मुझे कार बेचे और मैं खरीद लूं अभी, या फिर इस इंटेंशन के साथ कि एटलीस्ट वो मुझे पहले प्राइस बताए उसके बाद में डिसाइड करूं? दोनों जगह अलग अलग चीजें है ना। एक जगह वो क्या बोल रहा है कि मैं खरीदने को तो तैयार हूं, आप प्राइस बताओ मुझे, ठीक है। और अगर यहां पर उसकी जो कम्युनिकेशन है, उसने जो कम्युनिकेट की ये चीज इस इंटेंशन के साथ नहीं की कि मैं एक्चुअल में अभी खरीदना चाह रहा हूं, ठीक है, कि आप जो भी प्राइस बोलोगे मैं खरीदने को तैयार हूं, जब तक वो उस एक्सप्रेसली इंप्लाइडली किसी भी तरीके से अपनी जो विलिंगनेस है कम्युनिकेट नहीं करेगा, तब तक वो कम्युनिकेशन प्रपोजल नहीं बनेगा, है ना। उसने विलिंगनेस किस वे में शो की है कि मैं इसकी मिनिमम प्राइस जानना चाह रहा हूं, है ना। उसने इस वे में शो नहीं की है कि मैं एक्चुअल में खरीदने को तैयार हूं जो भी आप मिनिमम प्राइस बोलोगे। चीज समझ में आ गई है? चीज क्लियर हुई थोड़ी, है ना, कि यहां पे आपको सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस को कवर करना है और सेक्शन को भी कंप्लीट कवर करना है। विलिंगनेस तो है, ये चीज क्लियर हो गई कि उसने विलिंगनेस शो की अपनी, लेकिन जो डेफिनेशन का सेकंड पार्ट है वो भी तो एक चीज बोलता है कि जब आप अपनी विलिंगनेस जब शो कर रहे हो, किस पर्पस की वजह से कर रहे हो, कि सामने वाला अपने असेंट दे वो काम करने के लिए या फिर नहीं करने के लिए। तो जब लक्ष्य को उसने स्टेटमेंट दिया, तो क्या उसका जो कम्युनिकेशन था इस पर्पस के लिए था कि लक्ष्य अपनी असेंट दे या फिर नहीं दे? ये तो नहीं थी ना उसकी इंटेंशन। उसकी इंटेंशन क्या थी? सिर्फ और सिर्फ मिनिमम प्राइस पता करना। तो यहां पे क्या ये ऑफर हुआ? नहीं हुआ। तो अगर ये ऑफर ही नहीं हुआ है तो क्या हमें एक्सेप्टेंस के पॉइंट पे जाने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, चीज क्लियर हो गई है। तो आप क्यों डबल मेहनत करो कि आप पहले ऑफर देखो, अच्छा ठीक है, आप डायरेक्ट एक्सेप्टेंस पे जंप करो। आगे से चलना, अपन को पीछे से नहीं जंप करना है कि आप पहले एक्सेप्टेंस देख रहे हो, अच्छा एक्सेप्टेंस तो हो गई है, फिर यहाँ पे ऑफर था नहीं था, तो जबरदस्ती आपका टाइम वेस्ट होगा। आगे से स्टार्ट करो ना। तो जब आपको ये पता चलेगा फर्स्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट ही पूरा नहीं हो रहा है, कि जब यहाँ पे प्रपोजल ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या आपको एक्सेप्टेंस में जाने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, चीज समझ में आ गई है? पहला इलस्ट्रेशन समझ में आ गया? ठीक है,
देखो अपन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ऐसे ही चलेगा, इलस्ट्रेशन आंसर, क्योंकि पढ़ने को तो आप इसको 2-2 लाइन के 3-3 लाइन के सेक्शन से पढ़ के काम खत्म कर दोगे, ठीक है। इसको समझना है तो ऐसे ही समझना पड़ेगा। फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्लियर है कि क्यों यहां पर ऑफर नहीं था, क्यों यहां पर प्रपोजल नहीं था, चीज क्लियर हो गई है। अब ए के स्टेटमेंट को अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। ए ने बोला लक्ष्य आई वॉन्ट टू परचेज योर कार एंड आई एम रेडी टू पे 2 लाख रुपीज फॉर द कार, what would be the price, what is the price which you will accept as the value of that particular car, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जब उसने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, लक्ष्य को बोला लक्ष्य मैं तुम्हारी कार खरीदना चाह रहा हूं, मैं इसको 2 लाख रुपए में खरीदना चाह रहा हूं, क्या प्राइस है जिसपे तुम इसे बेचने को तैयार हो, ठीक है, ये उसने बोल दिया। लक्ष्य ने स्टेटमेंट दिया आई विल नॉट एक्सेप्ट लेस देन 2,50,000 रुपीज, ठीक है, या फिर लक्ष्य ने बोल दिया आई विल नॉट एक्सेप्ट लेस देन 2 लाख रुपीज। चलो सिंप्लीफाइड कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि ये जो नेक्स्ट चीज है वो नेक्स्ट कंसेप्ट का पार्ट है। उसने बोला आई विल नॉट एक्सेप्ट लेस देन 2 लाख रुपीज। इन्हें बोला बहुत ही बढ़िया काम हो गया, मैं खुद 2 लाख में खरीदना चाह रहा था, ये 2 लाख में देने को तैयार है, तो उसने 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, मतलब चेक भिजवा दिया। लक्ष्य ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, लक्ष्य ने बोला मैं तो नहीं बेच रहा। बात वही आई, ए ने बोला कि देखो मैंने ऑफर किया, मैंने तुमको बोला कि मैं कार खरीदना चाहता हूं और मैं 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं, प्राइस बताओ, तो तुमने प्राइस बता दी, वो प्राइस मैच भी कर गई और मैं देने को तैयार हूं। जब मैंने चेक दे दिया तो मेरी साइड से ऑफर हो गया, आपकी साइड से एक्सेप्टेंस आ गई, और जब एक्सेप्टेंस आ गई तो मैंने अपना चेक दे दिया। और अब जब आप इस चेक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मना कर रहे हो, यानी कि यू आर कमिटिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ। अब मुझे बताओ कि क्या यहां पर एक ऑफर था, और अगर ऑफर था तो क्या यहां पर एक्सेप्टेंस थी। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, स्टेटमेंट समझ में आ गया, जो स्टेटमेंट चेंज हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ए ने लक्ष्य को बोला कि मैं तुम्हारी कार खरीदने को तैयार हूं, सॉरी मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं, 2 लाख रुपए मैं देने को तैयार हूं, तुम क्या प्राइस इसकी एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। लक्ष्य ने बोला आई विल नॉट एक्सेप्ट लेस देन 2 लाख रुपीज। ये लक्ष्य का स्टेटमेंट था। दोनों के स्टेटमेंट क्लियर हो गए, कोई भी डाउट किसी को किसी भी स्टेटमेंट में, ओके। अब बताओ यहां पर क्या प्रपोजल है, यानी कि क्या ऑफर है, और अगर ऑफर या प्रपोजल है तो क्या यहां पर एक्सेप्टेंस है या फिर नहीं है। क्या क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत है। देखते हैं जो लोग इस क्वेश्चन को इजी समझ रहे हैं। देखो अभिषेक को तुम कितना भी अंडर एस्टिमेट करो, आंसर इसके सही निकलते हैं। शुरू करें, करें शुरू। अभी तो स्टार्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, अभी से तुम्हारी ऐसे कैसे हो रही है हालत, थोड़ा तो एक्टिव रहो। अभी तो सुबह के 8 भी नहीं बज रहे कि नींद आ रही हो। सेम मतलब काइंड ऑफ। बताओ अभिषेक। ठीक है।
हम्म तो सर उसने अपनी विलिंगनेस नहीं दिखाई थी, उसने सिर्फ प्राइस कोट करा, तो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगी। ठीक है, अभिषेक का ये बोलना है कि यहाँ पे ऑफर तो है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, ओके। और कोई? राजकुमार? सर सेम है, बस ये है कि ऑफर अगर एक्सेप्ट तभी होगा जब उसकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करी जाएगी, उसने कम्युनिकेट नहीं की। बोल दिया ना कि हाँ, मैं मिनिमम। उसने प्राइस कोट करते हुए बताया कि हाँ हाँ मैं ले रहा हूँ 2 लाख की, तुम्हें दे रहा हूँ कार, ये नहीं बोला उसने। हाँ, मतलब ठीक है, आप ये बोलो एक्सेप्टेंस नहीं है। कम्युनिकेट नहीं करी। कम्युनिकेट हो गई लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं। जो वो बोलना चाह रहा था तो बोल दिया ना, तो कम्युनिकेशन तो हो गया, लेकिन क्या वो कम्युनिकेशन एक्चुअल में एक्सेप्टेंस है या फिर नहीं है, बात ये है। तो एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, नो यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी उसने कहा है कि एटलीस्ट हिमांशु ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, कोई एड ऑन करना चाहेगा इस आंसर में? सब एग्री कर रहे हैं कि ऑफर तो था लेकिन क्या नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। प्रतीक? क्यों नहीं लग रहा? बोलो प्रतीक, ताकि अपन आगे बढ़े। ठीक है, स्टेटमेंट सबको याद है? ठीक है, अब अगर स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं, मैं इसकी प्राइस 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं, क्या तुम 2 लाख रुपए में बेचोगे? दोनों स्टेटमेंट में कुछ फर्क है? और पहले वाले में उसने सोचा था कि अगर ये 2 लाख में बेचता है तो मैं खरीदूंगा, अगर 2 लाख से ऊपर होता तो वो नहीं खरीदता। ठीक है, उसमें ऑफर कहाँ से होगा? काइंड ऑफ। अब दोनों इलस्ट्रेशन में डिफरेंस समझ में आया? दोनों स्टेटमेंट में आंसर क्लियर हुआ कि इस वाले जो सेकंड अपन ने इलस्ट्रेशन किया था कि भाई मैं 2 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं, बताओ कितनी प्राइस है तुम्हारी, यहां पर क्या ऑफर है? नहीं है, अभी भी ऑफर नहीं है। उसने बस अपनी साइड से बताया है कि मैं 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन उसने लास्ट में क्या स्टेटमेंट दिया? क्या स्टेटमेंट दिया लास्ट में? कि तुम तुम्हारी लोएस्ट प्राइस बताओ, मैं 2 लाख में खरीदने को तैयार हूं, तुम तुम्हारी लोएस्ट प्राइस बताओ। उसने अभी भी ये नहीं बोला कि क्या तुम 2 लाख में खरीद रहे हो या फिर नहीं खरीद रहे हो। सेकंड जब मैंने उसको मॉडिफाई किया, अब मैंने क्या स्टेटमेंट दिया कि मैं इस कार को खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, मैं 2 लाख रुपए में देने को 2 लाख रुपए पे करने को तैयार हूं, क्या तुम 2 लाख रुपए में खरीदोगे? तो ये जो स्टेटमेंट है, क्या तुम 2 लाख रुपए में खरीदोगे, ये क्या हो गया आपका? ऑफर। लेकिन जब मैंने उस प्रीवियस वाले एग्जांपल में ये बोला कि मैं 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं, व्हाट इज योर लोएस्ट प्राइस, तो अभी भी ऑफर नहीं हुआ है, ये बार्गेनिंग ही चल रही है। ठीक है, ये क्या चल रही है? अभी भी बार्गेनिंग ही चल रही है। वो जानना चाह रहा है कि तुम कितने में देने को तैयार हो। मैंने अपनी साइड से बता दिया कि मैं 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं, तुम बताओ तुम्हारी क्या लोएस्ट प्राइस है। आप दुकान पे जाते हो यही तो करते हो ना, भैया बैग तो पसंद आ रहा है, मैं 1000 रुपए में खरीद लूंगा, आप बताओ कितने में दोगे, यही होता है। ठीक है, तो क्या चल रही है? वो बार्गेनिंग ही तो चल रही है। अभी तक कोई ऑफर तो हुआ ही नहीं है। आपने 100% श्योरिटी के साथ तो बोला ही नहीं है कि लो ये लो 1000 रुपए, खरीद रहे हो क्या, सॉरी बेच रहे हो क्या। जब तक आपने ये नहीं बोला है कि ये लो 1000 रुपए और ये मुझे बेच दो, तब तक क्या आपने ऑफर दिया है? नहीं दिया है। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ उससे लोएस्ट प्राइस निकलवाने का ट्राई कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहां पे भी? मतलब बेसिकली जो सेकंड इलस्ट्रेशन था कि मैं 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं, तुम्हारी लोएस्ट प्राइस बताओ, उसमें भी क्या हो रहा है? अभी तक ये ऑफर नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है? ऑफर नहीं है। ये अभी भी क्या है? इसको एक टर्म बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। ये अभी अपन डिटेल में करने वाले, लेकिन यहां तक चीज समझ में आई, ये ऑफर नहीं है। उसने जब उसको अपनी लोएस्ट प्राइस कोट की, लक्ष्य ने जब अपनी लोएस्ट प्राइस कोट की, तो यहां पे भी अब लक्ष्य ने ये नहीं बोला
कि भाई 2 लाख रुपए मैं तैयार हूं, उसने क्या बोला, आई विल नॉट एक्सेप्ट लेस देन 2 लाख रुपीज। तो अभी भी लक्ष्य फाइनल प्राइस कोट नहीं कर रहा है, लक्ष्य क्या कर रहा है, लक्ष्य भी तो बार्गेनिंग करना चाह रहा है कि ठीक है तुम 2 लाख रुपए देने को तैयार थे, लेकिन मैं 2 लाख से नीचे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब 2 लाख से नीचे नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, मैं 2 लाख से ऊपर ही करूंगा। कितनी करूंगा अब तुम बताओ, ठीक है। तो अभी तक ये जो कम्युनिकेशन चल रहा है उसमें कहीं पे भी ऑफर नहीं आया है, किसी भी पार्टी से अभी तक ऑफर नहीं आया है। चीज समझ में आई है, ठीक है। देखो लैंग्वेज को पकड़ के चलना, क्योंकि अभी इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करेंगे और ये सर्टेन टाइप ऑफ ऑफर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा आंखों को और दिमाग को खोल के बैठो, क्योंकि ये इजी है, इजी बहुत है, डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, लेकिन आपको दिमाग को क्लियर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। चीज समझ में आई। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जो अपन ने तीनों इलस्ट्रेशन अभी तक अपन ने 3 कवर कर लिए, तीनों को मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला इलस्ट्रेशन था कि ए ने लक्ष्य को बोला कि मैं तुम्हारी कार खरीदने को तैयार हूं, व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस विच यू विल एक्सेप्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया, ये भी ऑफर नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, आई वांट टू परचेज योर कार एंड आई एम रेडी टू पे 2 लाख रुपीज, व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस विच यू विल एक्सेप्ट, अभी भी ये ऑफर नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, आई एम रेडी टू परचेज योर कार, सॉरी आई एम विलिंग टू, या फिर आई एम रेडी टू परचेज योर कार एंड आई विल पे 2 लाख रुपीज वेदर यू आर रेडी टू सेल और नॉट, ठीक है। ये तीसरा स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ऑफर है, वो कौन सा है, थर्ड वाला, ठीक है, जिसके अंदर उसने बोला है कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाह रहा हूं, ठीक है, ये मेरी प्राइस है, क्या इस प्राइस पे तुम बेच रहे हो या फिर नहीं बेच रहे हो, ठीक है। चीज समझ में आ गई, चीज क्लियर है एकदम, कोई डाउट किसी को भी इस इलस्ट्रेशन में, तीनों के अंदर? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, क्या उनको कोई भी डाउट इन इलस्ट्रेशंस के अंदर? एक बार क्विकली बता दो ताकि अपन आगे चलते हैं। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, क्या उन्हें कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, हाँ ठीक है, बहुत सही, ऐसे ही लगना चाहिए, इजीली समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ए ने बी को बोला, भाई कार आज बिकेगी लक्ष्य की, ठीक है। ए ने लक्ष्य को बोला, आई वॉन्ट टू परचेज योर कार, वॉट इज द लोएस्ट प्राइस, ठीक है। ए ने लक्ष्य को बोला, आई वॉन्ट टू परचेज योर कार, वॉट इज द लोएस्ट प्राइस, ठीक है। लक्ष्य ने बोला, द लोएस्ट प्राइस ऑफ द कार इज 2 लाख रुपीज and if you want to purchase the car you have to deposit 1 lakh rupees as an advance in my bank account within next 2 days, ठीक है। स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, ए ने लक्ष्य को बोला, आई वॉन्ट टू परचेज योर कार, वॉट इज द लोएस्ट प्राइस यू विल एक्सेप्ट, ठीक है, ये उसने बोला लक्ष्य को। लक्ष्य ने उसको स्टेटमेंट दिया, आई विल नॉट, सॉरी, या फिर आई विल नॉट एक्सेप्ट 2 लाख, लेस देन 2 लाख रुपीज, ठीक है, या फिर उसने इतना सा बोल दिया दैट द लोएस्ट प्राइस ऑफ द कार इज 2 लाख रुपीज एंड इफ यू वांट टू परचेज माय कार यू हैव टू डिपॉजिट 1 लाख रुपीज एज एन एडवांस विद इन नेक्स्ट 2 डेज। अब यहां पर क्या कोई ऑफर है, क्या कोई एक्सेप्टेंस है, ठीक है। चलो इसको एक स्टेप आगे और ले जाते हैं, ए ने लक्ष्य के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए या फिर उसने चेक भेज दिया। अब बताओ, क्या कोई ऑफर है, क्या कोई एक्सेप्टेंस है, या दोनों ही नहीं है, या दोनों ही है?
क्या कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? हाँ, उसने बोला आई वॉन्ट टू परचेज योर कार, वॉट इज द लोएस्ट प्राइस विच यू विल एक्सेप्ट, उसने बोल दिया। और तुमने, लक्ष्य ने बोला दैट द लोएस्ट प्राइस इज 2 लाख रुपीज एंड इफ यू वॉन्ट टू परचेज माई कार यू हैव टू डिपॉजिट 1 लाख रुपीज इन माई बैंक अकाउंट विद इन नेक्स्ट 2 days। ठीक है, ये लक्ष्य ने बोल दिया और उसने डिपॉजिट करवा दिया। या फिर लक्ष्य ने बोला नेक्स्ट 2 days में मुझे 1 लाख रुपए कैश दो, उसने कैश भिजवा दिया, इस तरीके से। अब बताओ, क्या यहां पर कोई ऑफर है, क्या कोई एक्सेप्टेंस है? दोनों ही नहीं है, फिर दोनों ही है, और है तो कौन सा ऑफर है, कौन सा एक्सेप्टेंस है, क्या है? बोलो। वो जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें उसने वो पूछा है वो तो ऑफर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। बट जहाँ पे लक्ष्य ने बताया प्राइस, हाँ। और फिर जो उसके बाद उसने बोला हम्म। कि अगर तुम खरीदना चाहते हो तो वो इसने प्रपोजल दे दिया, और फिर जैसे ही उसने वो उसके बैंक अकाउंट में दिया पैसा, वो उसने ठीक है। एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक है, ओके। दोनों ही है। और कोई? सृष्टि, एग्री कर रहे हो या फिर आंसर नहीं पता है क्या? ठीक है। हिमांशी, सेम। ठीक है, ठीक है, सब एग्री कर रहे? करेक्ट, हिमांशु ने भी करेक्ट बोला। तो चलो अब आपको चीज समझ में आ गई है। ठीक है, यहां पे पूरा गेम क्या हो रहा है, स्टेटमेंट किस तरीके से बोला जा रहा है, ठीक है, उसका डिफरेंस है। पहले मतलब जो सामने वाले पार्टी ने लक्ष्य को बोला आई वॉन्ट टू परचेज योर कार, व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस विच यू विल एक्सेप्ट, तो ये तो सेम स्टेटमेंट हो गया जो प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर आया। तो इधर तो क्लियर है कि ये स्टेटमेंट तो कुछ नहीं है, ऑफर तो नहीं है ये। ठीक है, तो अगर ये ऑफर नहीं है तो लक्ष्य ने जो स्टेटमेंट दिया वो एक्सेप्टेंस तो नहीं हो सकती, ये चीज भी क्लियर है। ठीक है, अगर ए ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ऑफर नहीं है तो लक्ष्य ने जो स्टेटमेंट दिया वो एक्सेप्टेंस तो नहीं है, तो ये वाला जो अपना पेयर है वो तो खत्म हो गया। अब यहां पे अपन पेयर बना लेते हैं पूरे ट्रांजैक्शन का। जैसे ए ने सबसे पहले बोला, ठीक है, पहला स्टेटमेंट कि मैं कार खरीदना चाहता हूं, व्हाट इज योर लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, और लक्ष्य ने उसके बदले में अपना फर्स्ट स्टेटमेंट दिया, ठीक है, दैट द लोएस्ट प्राइस ऑफ द कार इज 2 lakh rupees and if you want to purchase my car you have to deposit 1 lakh rupees within next 2 days। ये लक्ष्य का स्टेटमेंट हो गया। तो यहां पर जब ए का स्टेटमेंट ऑफर नहीं है तो फिर लक्ष्य का स्टेटमेंट का एक्सेप्टेंस हो सकता है? अगर ए का स्टेटमेंट ऑफर नहीं है तो क्या लक्ष्य का स्टेटमेंट एक्सेप्टेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि जब ये ऑफर नहीं है तो ये एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकता। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, ये कुछ भी नहीं है स्टेटमेंट अभी के लिए, अभी जितना अपन ने पढ़ा, जितने भी कंसेप्ट अपन ने पढ़े उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। तो फिर अपन आते हैं लक्ष्य के स्टेटमेंट पे। लक्ष्य का स्टेटमेंट एक्सेप्टेंस तो नहीं है, ये चीज तो क्लियर हो गई, लेकिन क्या लक्ष्य का स्टेटमेंट ऑफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो लक्ष्य का स्टेटमेंट क्या है? ऑफर है। ठीक है, ये क्या है? ऑफर है कि इसकी लोएस्ट प्राइस क्या है? 2 लाख रुपए, और अगर तुम्हें खरीदनी है तो 1 लाख रुपए मुझे पे करो, बैंक अकाउंट में दो, कैश में दो। तो यहां पे जब लक्ष्य ने ये बोला, उसने अपनी विलिंगनेस दिखाई ना कि असेंट। अब यहां पे देखो लक्ष्य ने अपनी विलिंगनेस दिखाई कि मैं बेचने को तैयार हूं। इसने जो स्टेटमेंट दिया द लोएस्ट प्राइस इज 2 लाख रुपीज, तो यहां से एक तरीके से विलिंगनेस शो हो रही है दैट ही इज रेडी टू सेल। ठीक है, एटलीस्ट ही इज थिंकिंग अबाउट दैट यस मैं सेल कर सकता हूं अगर मुझे करेक्ट प्राइस मिली तो। ठीक है, तो उसने बोल दिया दैट द लोएस्ट प्राइस इज 2 लाख रुपीज। यहां तक जो सेक्शन का फर्स्ट पार्ट है वो सेटिस्फाई हो चुका है।
अब जब लक्ष्य ने सेकंड पार्ट बोला अपने स्टेटमेंट का, दैट इफ यू वांट टू परचेज माय कार यू हैव टू डिपॉजिट 1 लाख रुपीस। तो जब लक्ष्य ने ये स्टेटमेंट दिया तो लक्ष्य स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? ताकि ए अपनी असेंट दे कि भाई ठीक है मैं तुम्हारी कार खरीदने को तैयार हूं, ये लो 1 लाख रुपए। लक्ष्य का जो पर्पस था ये सेकंड पार्ट बोलने का कि अगर तुम्हें कार खरीदनी तो 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करो। इस स्टेटमेंट ने बोलने का पर्पस क्या था? कि ए अपनी असेंट शो करे कि हाँ मैं तैयार हूं 2 लाख रुपए में कार खरीदने को। ठीक है, ये पर्पस था लक्ष्य के स्टेटमेंट का। तो लक्ष्य के इस स्टेटमेंट ने मतलब जो एंटायर स्टेटमेंट है, सेक्शन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कर दी है, जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कर दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लक्ष्य का स्टेटमेंट क्या बन गया? आपका ऑफर बन गया। कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है? और जब ए ने वो अमाउंट पे किया, ठीक है, जब उसने अमाउंट पे किया, उसने कुछ बोला नहीं, उसने क्या कर दिया? वो अमाउंट पे कर दिया। नाउ दिस कंडक्ट विल एक्ट एज एन एक्सेप्टेंस। ठीक है, उसने कुछ बोला नहीं, उसने चुपचाप वो अमाउंट पे कर दिया। नाउ दिस कंडक्ट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, एंड सिंस द ऑफर वॉज मेड एंड द पर्टिकुलर ऑफर वॉज एक्सेप्टेड बाय द अदर पर्सन, नाउ दिस ऑफर इज बी कॉल्ड एज प्रॉमिस। ठीक है, अब वो ऑफर क्या बन चुका है? प्रॉमिस। अब उस ऑफर को आप क्या बोलोगे? प्रॉमिस, क्योंकि यहां पे एक वैलिड ऑफर था। ठीक है, उसकी वैलिड एक्सेप्टेंस थी और जैसे एक्सेप्टेंस हुई वैसे ही वो ऑफर किस में कन्वर्ट हो चुका है आपके लिए? प्रॉमिस में। ठीक है, चीज क्लियर हो गई है? देखो अभी अपन उस पार्ट पे गए नहीं ना, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें अपन धीरे धीरे ऐड करेंगे। यही इलस्ट्रेशन में चीजें ऐड होती जाएगी और आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अपन सिर्फ उस तक डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? क्योंकि अभी तक मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट है या फिर नहीं है, मैंने ये भी नहीं पूछा एग्रीमेंट है या फिर नहीं है। मैं सिंपल सी चीज क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या ऑफर और एक्सेप्टेंस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ऑफर तो है। ठीक है, जब लक्ष्य ने बोल दिया तो वो ऑफर हो गया, और जब सामने वाली पार्टी ने वो 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दी तो किसमें कन्वर्ट हो गया? वो एक्सेप्टेंस में। और एक्सेप्टेंस में जैसे कन्वर्ट हुआ मतलब उसका जो एक्ट है वो एक्सेप्टेंस बना, तो जो एंटायर ट्रांजैक्शन है जिसको आप अभी तक ऑफर बोल रहे थे उसको अब आप क्या बोलोगे? प्रॉमिस बोलोगे। ठीक है, चीज क्लियर हो गई है? किसी को कोई भी डाउट इन इलस्ट्रेशंस के अंदर? कोई भी डाउट? सृष्टि अब थोड़ा क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपको जो दिमाग में आपके प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं उन सबको खाली करो। ठीक है, और फिर चीजें याद करना चालू करो। देखो कोई न्यू स्टूडेंट होता है ना जिसने कभी चीज पढ़ी नहीं है, उसके लिए समझना कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन जब आप चीजों को थोड़ा समझ चुके हो और लेकिन अब वो चीजें गलत है, या फिर आपने पढ़ी तो सही थी लेकिन अब क्योंकि बहुत पहले पढ़ चुके हो तो अब आपके दिमाग में वो चीजें मोल्ड हो चुकी हैं, तो अब आपको सही चीज जब पढ़ाई जा रही है तो आपको रिटेन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका दिमाग क्या परसीव करेगा कि नहीं मेरे दिमाग में तो ये चीज फिट हो रखी थी, है ना। आपको पहले उसे इरेज करना पड़ेगा और फिर नई चीज को डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आप लोगों के साथ आईपीसी बीएनएस में हो रहा है, एविडेंस बीएसए में हो रहा है, जिन लोगों ने पढ़ लिए थे, तो जो स्टूडेंट नया बीएसए या बीएनएस पढ़ रहा है उसको इतनी डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ चुके थे उनको आप बीएसए याद करने के लिए बोल दो, उनका दिमाग जाएगा ही नहीं। जब भी डाइंग डिक्लेरेशन की बात आएगी क्या सेक्शन याद आएगा? 32। उनको 26 याद ही नहीं आएगा कि 26 के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन है। मर्डर के लिए बात बोली जाएगी सर चार्ज फ्रेम करो 302 के, 103 थोड़ी ना याद आएगा। देखिए क्या याद आएगा? 302। तो उनके लिए डिफिकल्टी है नई चीजों को रिटेन करना। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी सेम टॉपिक के ऊपर कुछ ऑलरेडी चीजें दिमाग में फिट है। ठीक है, लेकिन अब वो यूजफुल नहीं रह गई है। सेम चीजें यहां पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट ऐसे हैं जो आप डेली यूज में लेते हो। ठीक है, डेली उनसे डील कर रहे हो, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, और आपको लगता है कि कॉलेज में हमने जो चीज पढ़ी थी वो मुझे करेक्टली याद है। याद तो है लेकिन क्या करेक्टली याद है फिर नहीं है। तो उस रीजन की वजह से उन पुरानी चीजों को हटा के नई चीजों को अपने दिमाग में डालना,
थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यार कॉन्ट्रैक्ट इतना इजी सब्जेक्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्लास में डाउट पूछेंगे तो दूसरे जज करेंगे, नहीं, ठीक है। जो भी डाउट है, चाहे कितने भी बेसिक हो, चाहे कितने भी गलत डाउट हो, सारे डाउट्स पूछो, क्योंकि एक बार यहां पे डाउट क्लियर हो गए तो फिर आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, और एग्जाम में नहीं आएंगे तो नेक्स्ट टाइम भी आपको डाउट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी एग्जाम में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी डाउट है, चाहे कितने भी बेसिक हो, सारे डाउट्स पूछो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है, ओके। तो अब अपन बात करते हैं उन स्टेटमेंट्स की जिनको अभी तक अपन एज अ ऑफर काउंट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो बात आती है कि क्या वो जो स्टेटमेंट्स है उनकी भी कोई कैटेगरी है, उनकी भी कोई वैल्यू है या फिर नहीं है। क्या वो स्टेटमेंट सिर्फ एक खोखले स्टेटमेंट है, ठीक है, या फिर उनकी भी कोई वैल्यू है, उनकी भी कोई सिग्निफिकेंस है, ठीक है। वो चीज अब अपन देखते हैं। तो जब सामने वाली पार्टी ये बोल रही है दैट आई एम रेडी टू परचेज योर कार, कोट मी द लोएस्ट प्राइस यू आर रेडी टू सेल, तो यहां पे जब उसने स्टेटमेंट दिया ये, तो ऑफर तो नहीं है, ये चीज हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये जो चीज है, जो ये लाइन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या बन चुका है, इनविटेशन टू ऑफर। यानी कि मैंने आपको बोला कि मैं खरीदने में तैयार हूं, आप बताओ कितने में बेचोगे, यानी कि आप मुझे ऑफर दो, ठीक है। मेक मी ऑफर विच आई कैन नॉट रिफ्यूज, ये स्टेटमेंट सुना है, आई विल मेक एन ऑफर विच यू कैन नॉट रिफ्यूज, किसमें है ये, वैसे बहुत लोग बोलते हुए सुना है सर, स्पेसिफिक नहीं सुना। ये शिट, मेरे भी दिमाग से निकल गई अभी चीज, उसका होता तो नहीं निकलता, ठीक है, ठीक है, अभी भी दिमाग से निकल गया मेरे किसका है ये, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो यहां पे आप जब ये चीज बोल रहे हो दैट आई एम रेडी टू परचेज योर कार, कोट मी द लोएस्ट प्राइस, तो यहां पे आप उसे ऑफर नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसे एक चांस दे रहे हो कि भाई तू मुझे ऑफर दे, ठीक है। तो यहां पे जब आपने उसे चांस दिया है कि तुम मुझे अपना ऑफर दो, तो यहां पे आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे जब सामने वाला अपनी प्राइस कोट करेगा, और लेकिन अब उसमें भी सेंटेंस फ्रेमिंग का बहुत रोल है, अभी अपन देख चुके हैं। तो अगर उसने सेंटेंस करेक्ट वे में फॉर्म किया, उसने बोला दैट आई एम रेडी टू सेल माई कार एट 2 लाख रुपीज, तो ये क्या हो गया, एक ऑफर हो गया, ठीक है। उसने क्या बोला, अभी ऑफर हो, इवन दो यहां पे क्या हो, ये सुनने में आपको क्या लग रहा है, स्टेटमेंट की एक्सेप्टेंस दे रहा है वो अपनी, कि मैं 2 लाख रुपए में बेचने को तैयार हूं, बट एक्चुअल में क्या है, ये एक ऑफर है, क्योंकि जब ए ने ऑफर दिया ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, क्योंकि बेसिक पे आ जाओ ना वापस से, क्योंकि आप अगर बी के स्टेटमेंट को सेपरेट करके देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये क्या है, एक्सेप्टेंस है, लेकिन आपको सेपरेट करके नहीं देखना है, आपको एंटायर ट्रांजैक्शन को देखना है। तो जब उस पूरे ट्रांजैक्शन में अभी तक ऑफर ही मेड नहीं किया गया है, ठीक है, तो जब ऑफर ही मेड नहीं किया गया तब तक उसकी एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ने जब स्टेटमेंट बोला, नहीं हिमांशु ये इसका पार्ट इस मूवी इस सीरीज के अंदर नहीं बोला था, ये जो डायलॉग है तो बहुत पुराना है और मुझे भी याद नहीं आ रहा, ठीक है, कल देख लेंगे बात। तो यहां पे जब इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर ऑफर ही नहीं हुआ है तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है। तो आप बी के स्टेटमेंट को क्या नहीं बोल सकते हो, एक्सेप्टेंस। जब बी ने ये बोला कि मैं 2 लाख रुपए में अपनी गाड़ी बेचने को तैयार हूं, तो वैसे सुनने में क्या लग रहा है, ये क्या होगी, ये एक्सेप्टेंस होगी। लेकिन आपको ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ये एक एक्सेप्टेंस है या फिर नहीं, क्या देखना पड़ेगा पहले कि क्या वहां पे कोई ऑफर था भी या नहीं था। तो जब कोई ऑफर ही नहीं था तो बी कुछ भी बोले, कुछ भी बोलता रहे, तो एक्सेप्टेंस तो वो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपको दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है उनको देखना पड़ेगा और उसके बेसिस पे जज करना पड़ेगा कि क्या वो एक्सेप्टेंस है या फिर नहीं है, ठीक है। तो जब ए ने बोला
that I am ready to buy your car, what is the lowest price which you will accept. तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इन्विटेशन टू ऑफर. ठीक है, चीज समझ में आ गई. तो ए का स्टेटमेंट क्या है अभी तक, इन्विटेशन. ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर. अब बी दो तरीके से आंसर कर सकता है, अभी तक अपन ने देख ही लिया. बी के पास दो ऑप्शन है, वो दो तरीके से बोलेगा. पहला, आई विल नॉट एक्सेप्ट लेस देन 2 लाख रुपीज. वो क्या बोलेगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट लेस देन 2 लाख रुपीज. या फिर वो बोलेगा आई एम रेडी टू सेल माई कार एट द प्राइस ऑफ 2 लाख रुपीज. ये दो अलग अलग स्टेटमेंट दे सकता है वो. रिपीट करता हूं, आई विल नॉट एक्सेप्ट लेस देन 2 लाख रुपीज. दूसरा स्टेटमेंट देगा आई एम रेडी टू सेल माई कार एट 2 लाख रुपीज. दो अलग अलग स्टेटमेंट है. इनमें से एक स्टेटमेंट अगेन इन्विटेशन टू ऑफर हो गया और एक स्टेटमेंट ऑफर हो गया. कौन सा इन्विटेशन है और कौन सा ऑफर है, बिल्कुल सही. फर्स्ट जो स्टेटमेंट हुआ वो इसका क्या हो गया, इन्विटेशन टू ऑफर. और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो गया इसका, ऑफर. यहां पे क्या हो गया, सेकंड जो इसका स्टेटमेंट है किसका पार्ट बन गया, वो ऑफर का. क्योंकि उसने बोला कि मैं 2 लाख रुपए में कार खरीदने को बेचने को तैयार हूं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ऑफर बन गया. अब अगर इसके इस ऑफर पे अगर ए बोलता है कि यस ये लो 2 लाख रुपए, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई. अगर सेकंड स्टेटमेंट पे ए उसे 2 लाख रुपए देता है तो वो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई. लेकिन अगर उसके फर्स्ट स्टेटमेंट पे 2 लाख रुपए देता है तो वो क्या हो गया, ऑफर. ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले इन्विटेशन टू ऑफर था. बी ने बोला कि मैं 2 लाख रुपए से कम एक्सेप्ट नहीं करूंगा. ए ने क्या किया, 2 लाख रुपए दिए, तो अब ये 2 लाख रुपए क्या हो गए, ऑफर हो गए. नाउ अगेन इट्स अपॉन बी वेदर ही विल एक्सेप्ट दोज 2 लाख रुपीज एज द कंसिडरेशन. चलो कंसिडरेशन आ गया. क्या वो 2 लाख रुपए एक्सेप्ट करेगा फिर नहीं करेगा. अगर वो 2 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया. ठीक है, चीज क्लियर हो गई है. अभी वो आएंगे वो चीज है सारी कवर करने वाली. ठीक है, इतना समझ में आ गया. ठीक है, इसको अपन फटाफट से चार्ट बना देता हूं मैं ताकि आपको सारी जो सिचुएशन है अभी तक ये क्लियर हो जाए. ठीक है, ए के जो, अब मैं स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूं. ठीक है, इसको इस तरीके से करते हुए चलना. ए का जो स्टेटमेंट है या तो क्या होगा, वो इन्विटेशन टू ऑफर. ठीक है, या फिर क्या होगा, ऑफर. ठीक है, ए का जो स्टेटमेंट है दो ही हो सकता है, या तो ऑफर हो सकता है या फिर इन्विटेशन टू ऑफर हो सकता है. ठीक है, अगर इसके इन्विटेशन टू ऑफर के बेसिस पर बी ने कुछ भी स्टेटमेंट दिया, देखो ये चार्ट तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुमको ये सारे स्टेटमेंट जो मैंने दिए याद रहेंगे. तो ऐसा करो, ऊपर 5-6 लाइन खाली छोड़ दो, उसके नीचे फिर ये चार्ट बनाना, ताकि ऊपर की जो स्टेटमेंट्स है ना उनको आप लिख लो और उसकी नंबरिंग कर दो. ठीक है, ताकि आपको पता रहे. ठीक है, चीज समझ में आ गई. तो इसको इस तरीके से कर लो. ये आपका हो गया स्टेटमेंट 1. इसको इस तरीके से करके चलना. ये ए का स्टेटमेंट है. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1. और ये ए का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2. ठीक है, ये चीज हो गई. वो क्या स्टेटमेंट है ये अपन लिख लेंगे. ठीक है, तो 5 लाइन खाली छोड़ देना. चीज समझ में आ गई. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 अगर इन्विटेशन टू ऑफर है तो बी के पास भी 2 तरीके बोलने के. तो उसका जो तरीका होगा उस पर डिपेंड करेगा कि क्या वो इन्विटेशन टू ऑफर है या फिर ऑफर. ठीक है, ये क्या हो गया, बी का स्टेटमेंट 1 और बी का स्टेटमेंट 2. ठीक है, ये चीज हो गई यहां पर. और अगर ए का जो स्टेटमेंट है अगर वो डायरेक्टली ऑफर था
तो बी का जो स्टेटमेंट है ज्यादा से ज्यादा क्या मतलब वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ या तो एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या होगा, या तो एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन। ठीक है, एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन, ये हो गया। इसको प्रॉमिस ही लिख लो या फिर सीधे बी का जो स्टेटमेंट है वो किस में बन जाएगा, प्रॉमिस में। ठीक है, चीज समझ में आ गई है, इसको इतना सा लिख लो। अब अपन को इसके अंदर आना है वापस से। अब जब बी ने दो अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट दिए, एक क्या है इनविटेशन टू ऑफर और दूसरा क्या है ऑफर। अब इसके बाद अगर यहां पे ए ने अपना वापस से स्टेटमेंट दिया, यानी कि ए का स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक है, ए का जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो उसने दिया। अब वो क्या हो सकता है, ऑफर हो सकता है, क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर है तो उसकी डायरेक्टली एक्सेप्टेंस तो हो नहीं सकती, वो क्या होगा, ऑफर होगा। इसको यहां पे लिख लो, वो तो फिर से तो चार्ट बनता ही रहेगा, है ना। हाँ हो सकता है, हाँ लिख सकते हो तो लिख दो, चलो इसको इस तरीके से कर लो। अगर आपको इस तरीके से करना है तो ये भी अगेन क्या हो सकता है, या तो ऑफर हो सकता है या फिर इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, बट इसको आप ज्यादा कंटिन्यू मत करना, नहीं तो ये चलता रहेगा। ठीक है, सो ऑन इस तरीके से करते रहना। और जब यहाँ पे उसका ऑफर होगा और बी उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो किसमें बन जाएगा, ये प्रॉमिस। ठीक है, ये किसमें बन जाएगा, प्रॉमिस में बन जाएगा। ये चीज समझ में आ गई है अब। क्या कोई नहीं, चलो बना लो। हाँ, गॉड फादर मूवी का डायलॉग है, आई विल मेक यू एन ऑफर विच यू कैन नॉट रिफ्यूज। माधवी। ठीक है, तो ये उस मूवी का डायलॉग है। बना लिया ये पूरा बना लिया। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें।